नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। दोपहर न्यूज़ के इस कार्यक्रम में शहर की जानकारी के अलावा हम बहुत सारी दूसरी जानकारियाँ भी आपको देते हैं। आज 2 जून है और हर आदमी चाहता है कितना भी कुछ करे पर 2 जून की रोटी तो उसको मिल ही जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि आज 2 जून की रोटी जिसको नहीं मिल रही हो उसे भी आज कम से कम 2 जून की रोटी तो खा ही लेना चाहिए, ताकि कम से कम उसको याद रहे कि 2 जून को मैंने रोटी खाई थी। जो खा सकता है उसे खाना चाहिए। शहर में कल 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और उस हवाओं की आंधी और तूफान में हमारा भी सब उड़ा गया। मतलब कोई लाइट आई नहीं। रात को 9 बजे तक हम इंतज़ार करते हैं, लाइट आई नहीं तो अंततः कार्यक्रम हम नहीं बना पाए। तो कल के लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। आज हम फिर नए सिरे से तमाम खबरों को सहेज के आपके लिए लाए हैं। खबरें हैं, जानकारियाँ भी हैं जो हम आपको देंगे। और आज फिर शहर में आंधी तूफान चल रहा है, तो क्या मालूम कब तक लाइट बंद हो और कब तक चालू हो जाए। तो हमारा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं आज हम। और आज प्रभातकरण की खबरों शुरू करेंगे हम। प्रभातकरण में 1-2 खबरें हैं जो हमने उठाई है। तो प्रभातकरण खबरों में एक तो अस्पताल, एक और ये नगर निगम का भी कुछ वो नहीं है। मतलब नगर निगम का कोई घनी घोरी नहीं बचा ऐसा लगता है। एक और मामला मिला है कि अस्पताल की खंडर बिल्डिंग चालू बताई, बिल कलेक्टर की नौकरी चली गई इसके अंदर। ये इसके पहले भी आपको याद होगा कि स्कूल के मामले में भी एक महाराज बर्खास्त हो चुके हैं नगर निगम के, उनको भी नौकरी की सेवानिवृत्त कर दिया गया। उन्होंने भी शायद छोटा चौड़ा कर दिया था। खेल कुछ नहीं है, सारा खेल संपत्ति करके पैसों को लेकर होता है। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपना नगर निगम का नुकसान भी होता है और इससे आपका भी नुकसान हो रहा है जो नगर निगम में कार्यरत लोग हैं। तो एक और नया मामला है, क्या हिसाब है? जी बिल्कुल, नगर निगम का राजस्व विभाग जो करे वो कम हैगा। बात कर ली जाती है जिस खंडर बिल्डिंग की बात की जा रही है वो गंगवाल बस स्टैंड के पास में बापना हॉस्पिटल की वो जो इमारत है जो बरसों से जिसका काम पूरा ही नहीं हो पा रहा है। वो अस्पताल बन नहीं पा रहा है, विवादों में उलझा हुआ हैगा, इस वजह से अब काम बंद हैगा। और नगर निगम के राजस्व विभाग को लगता है कि वहाँ अस्पताल चल रहा हैगा। ये बड़ा चौंकाने वाली बात है। वार्ड जो है ये 71 का हिस्से में आता है, पर वार्ड 69 में संपत्ति को चढ़ाया गया था। नगर निगम की टीम ने जब GIS सर्वे कराया, उस सर्वे के दौरान ये इमारत उन्हें दिख गई और इमारत की जांच उन्होंने किस तरीके से की थी वही जाने। और उस अधिकारी की भी दाद देनी होगी जिसने रिपोर्ट बनाकर दी कि मौके पर अस्पताल चालू पाया गया हैगा। जो इमारत खंडर है जिसका बरसों से काम पूरा नहीं हुआ है, उस अस्पताल को चालू बता दिया गया और उसके एवज में उस बिल कलेक्टर की बलि ले ली गई कि कहा गया कि इस बिल कलेक्टर ने गलत जानकारी दी है, मौके पर अस्पताल चल रहा है, इमारत बहुत बड़ी इमारत है, कमर्शियल उपयोग हो रहा हैगा। अब ये तो उसका जवाब वही दे पाएंगे। जो छोटे बिल कलेक्टर है, छोटे कर्मचारी को जो है सस्पेंड कर दिया गया और वो अब जो है ट्रेचिंग ग्राउंड पर अपना समय काट रहा है। हालांकि जो कार्रवाई जो की गई है सिर्फ कर्मचारी पे ही नहीं की गई है, बिल्डिंग मालिक पर भी 5 साल से कमर्शियल टैक्स लगाकर उसका भारी भरकम 1-1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स मांग लिया गया है। आपको बता दूं, अस्पताल मालिक कोर्ट चला गया है। कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होनी थी। कोर्ट के अंदर बताया गया है कि जब अस्पताल शुरू ही नहीं हुआ है तो इतना भारी भरकम टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। और वैसे भी ये चैरिटेबल ट्रस्ट का अस्पताल हैगा जो बिना लाभ हानि के जो है यहाँ काम करेगा। देखना होगा कि आज कोर्ट में क्या जवाब दिया गया है और नगर निगम अपनी सफाई में क्या कहता है जिसने बंद पड़ी बिल्डिंग को चालू अस्पताल बता दिया। हाँ, तो नगर निगम बहुत सफाई पसंद मामला है। नगर निगम का इतना सफाई पसंद मामला कि स्वच्छता का तमगा मिल चुका है, इसलिए नगर निगम को जो ज़्यादा तकलीफ होती नहीं किसी मामले में सफाई देने पे। हमने आपको 2 दिन पहले बताया था सुगलिया के अंदर बड़ी तादाद में केबल काट दिए गए। आज इस मामले में BSNL ने नहीं बताया कि 2000 से ज़्यादा उनके इंटरनेट कनेक्शन ठप पड़े हुए। तमाम जगहों पर नगर निगम के कर्मचारियों ने बिना किसी उसके, इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है जो लोग घरों से इंटरनेट पे अपना काम करते हैं, उनके अलावा जो छात्र जो पढ़ाई की तैयारी करते हैं या जो नियमित क्लासेस लेते हैं, उन सबको बहुत बड़ा नुकसान इसके कारण हो रहा है। पर नगर निगम के कर्मचारियों को इससे कोई लेना देना नहीं, जबकि इसके लिए केंद्र शासन की योजना है कि इस प्रकार की कोई भी लाइन काटने से पहले आपको विधिवत सूचना देनी पड़ेगी 7 दिन पहले, उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। क्या सब सही है क्या ये? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। BSNL के ही केबलें नहीं काटे गई, इस शहर में प्राइवेट जितनी भी इंटरनेट कंपनियां उन सब की भी केबलें काट दी गई है। ये बात अलग है, BSNL अपने आप को सरकारी मानता है तो उसने अपना प्रेस नोट जारी करके अपना दर्द बयां कर दिया। बाकी कंपनियां जो है दर्द बयां नहीं कर सकती है। अब एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। हालांकि सभी अखबारों में खबर है तो हमने अग्निबाण से उठा लिया। आज हम अग्निबाण खबरों की बात कर रहे हैं। एक तो आंधी तूफान बारिश से निपटने के लिए 22 झोलों पे दल गठित किए हैं। खोपड़ी पे बारात आ गई है, बिल्कुल दरवाजे पे अब जो है सारी तैयारियां शुरू हो रही कि टेंट का नाद कौन लगाएगा। आप ये काम 1 महीने पहले से शुरू कर सकते थे। नगर निगम का काम भगवान के भरोसे होना चाहिए। अब 22 जोन पर आप आज काम चालू करो, बादल आसमान छाए हुए हैं। अगले 3 दिनों में प्री मानसून बारिश होने का, अगले 3 दिनों तक बारिश है। मौसम विभाग का कहना है अगले 3 दिनों तक निरंतर आपको प्री मानसून की बारिश देखने को मिलेगी। क्या तैयारी होगी आपकी और अगले 7 दिनों बाद बारिश शुरू हो जाएगी। मेरा ये मानना रहता है कि जब आपको करना ही है तो ये काम 1 महीने पहले क्यों नहीं दस्तावेजों से निकल के बाहर आ जाते। आज
कमिश्नर साहब ने आदेश निकाला, नगर निगम कमिश्नर ने, कि 22 जोन में 22 लोग लग जाएंगे और सारी जगह पे अब जो है अभियान चलाया जाएगा। खतरनाक मकान ढूंढे जाएंगे, गाद निकाली जाएगी। ये सब असंभव हो सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या गाद निकालो, कल परसों के अंदर जाने की स्थिति नहीं रहेगी अंदर जहाँ पे। तो ये केवल सरकारी प्रेस नोट, और सरकारी प्रेस नोट ये बताता है कि हमने ये काम चालू कर दिया है, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद कागजों के काम कागजों पर सिमट कर रह जाते हैं। क्या साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्री मानसून की जो आमद होती है वो आंधी तूफान और बारिश के साथ में होती हैगी, ये कोई नई बात नहीं है। और मौसम विभाग चेता भी रहा था कि इंदौर में जो है प्री मानसून आमद देने को सिर्फ गेट पर ही खड़ा हैगा, इसके बावजूद तैयारी नहीं की गई। कल जब आंधी तूफान और बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी, तब याद आया कि किसी भी तरीके से दल बनाया जाए, हर जोन में टीम तैनात की जाए। वजह यह है कि कल जो तूफान चला था उसके बाद इतनी जगह पेड़ गिर गए, ग्रीन वेस्ट इतना निकल गया, अगर नगर निगमों को सवेरते सवेरते पूरी रात निकल गई। फिर बात कर लेते हैं कि उस आंधी तूफान का असर जो है, होर्डिंग उड़ गए, पचकड़े उड़ गए, कई जगह चद्दरें उड़ गई। इस सब कुछ चीज़ों को संभालने में एमपी भी तो परेशान हुआ ही है, नगर निगम को भी दौड़ भाग करनी पड़ी है। अब 22 हर जोन पर दल बना दिए गए हैं, पर इससे आप ये मत समझिए कि आपको राहत मिल जाएगी। अगले फिर तूफान आएगा, फिर वही हालात बनेंगे। ये बात अलग है कि ये दल जो हैं समय रहते काम पर लग जाएंगे, ऐसी उम्मीद इनसे की जा सकती है। ये शहर जो है 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा सहने के लिए तैयार नहीं हुआ है। ये शहर जो है 60 किलोमीटर के अलावा, अगर आप मान लो कि एक दिन में अगर लगातार 6 इंच पानी गिर गया, तो भी ये शहर उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में अब नहीं रहा है। मतलब आप ये मान के चलिए कि हमें बहुत सामान्य वर्षा चाहिए, और सामान्य स्थिति की बारिश के कारण ही हम इस शहर में रह पाएंगे। अगर एक बार जोरदार वर्षा होती है तो पूरी गलियां मोहल्ले सब भर जाते हैं पानी से। क्यों? क्योंकि पानी की निकासी के सारे सिस्टम हमारे यहाँ ध्वस्त हो चुके हैं, और उसी के कारण ये दिक्कत होती है। एक और खबर ये वाली जो है, पानी बेचने से बाज नहीं आ रहे टैंकर। बहुत लंबे समय बाद 1 लाख रुपए का जुर्माना टैंकरों पे लगाया। 2 टैंकरों पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया। मुझे लगता है इसके बाद भी अगर हालत सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर इसके बाद भी पानी बिक रहा है शहर में। बेचने वाले बेच रहे हैं, सबको मालूम है, पार्षदों को भी कहाँ बिक रहा है, और छोटे छोटे स्तर पर भी पानी बिक रहा है। मतलब अगर आपके घर की छोटी टंकी है और अगर आपको उसको भरवाना तो 1000 रुपये से कम, तो आपको 800 रुपये से कम पे आपको टंकी नहीं भराएगी। पानी का संकट जरूर है, और संकट के समय में सब क्या कहा जाता है उसको, अवसर, किसको, आपदा को अवसर बनाने में नगर निगम का हर आदमी जुड़ जाता है कि इससे अच्छा आपदा में अवसर बनाने का मौका नहीं मिलेगा। क्या सर? जी बिल्कुल, बात कही जाती कि पानी बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं टैंकर चालक, तो बाज कैसे आ सकते हैंगे आप? टैंकर पानी की जो त्राही मची हुई है, अभी तो टैंकर चालकों की ही जांदी है, उन्हें ही तलाशा जा रहा है। दिन भर तलाश की जाती है कौन सा टैंकर चालक कहाँ से पानी मुहैया करा देगा, और इस पूरे काम में अधिकारी, पार्षद, सब की मिली भगत है। बिना मिली भगत के किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पानी भेज जाए। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कल जो दिन 2 टैंकरों को पकड़ा गया था, जिनमें 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया, उसमें एक एजेंसी ऐसी है, आशा एजेंसी ऐसी है कि जिसका टैंकर को 4 बार जो है पकड़ा जा चुका है। एक बार कमिश्नर पकड़ चुके हैं, एक बार एडिशनल कमिश्नर पकड़ चुके हैं, 2 बार जो है शिकायतों पर पकड़ाया जा चुका है। मतलब 4 बार एक एजेंसी के टैंकर पकड़ाए जा चुके हैं। उसके बावजूद 50-50 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लग जाने दीजिए, एजेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपना पानी बेचने का काम जो है धड़ल्ले से किया जा रही है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि पानी में कितनी कमाई हो रही है, पानी कितना जो पैसा उगल रही है, कि इतना मोटा जुर्माना लगने के बाद भी टैंकर चालक जो है भरपूर पानी बेच रहे हैं। वाह, मतलब इसका काम आशा नहीं होना चाहिए, इसका काम निराशा होना चाहिए। फिर यह तो इसी स्थिति बन गई। अब हम दोपहर खबरों की बात करें। दोपहर में एक तो खबरें जो अच्छी, जिस पर बात होना चाहिए। एक तो कल जो है ये आंधी बारिश के कारण तमाम झाड़ गिरे। मैं 2 संक्षेप में आपको जानकारी देता हूँ। इस मामले में जब बिजली कंपनी से आज हमने बात की, तो बिजली कंपनी का कहना था कि इस मामले में नगर निगम का सहयोग हमें नहीं मिलता है, क्योंकि जो झाड़ बिल्कुल बिजली साइड के नीचे लग गए हैं, उनको आप छाँट दो तो फिर बड़े हो जाते हैं, उनको हटाना ही पड़ेंगे। नहीं हटाएंगे आप तो दिक्कत होगी। अगर आप हटाने जाते हैं तो नगर निगम उसको उठाने को तैयार नहीं होती है। इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। इसके अलावा नगर निगम का साथ कोई समन्वय बनाने को भी तैयार बिजली कंपनी के साथ नहीं हो पाता। लंबे समय बाद इंदौर में जो एमडी आए, उन्होंने 2 महीने पहले से मेंटेनेंस का काम शुरू किया था, पर इसके बाद भी मेंटेनेंस पूरी स्थिति में नहीं हो पा रहा। उसका मूल कारण ये है कि कर्मचारियों की भारी कमी अब बिजली कंपनी महसूस कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण खबर है, एक तो उस पर हम बात कर लेते हैं। आपने अपना आधार कार्ड तो सुना होगा, लोगों के आधार कार्ड का मामला भी सुना होगा। मध्य प्रदेश में अब कॉलोनी के लिए भी आधार कार्ड बनाने को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने तैयारी की है। नए कानून के तहत इसमें डेवलपमेंट होगा। इसमें खेती की ज़मीन, छोटे बड़े टुकड़े बेचने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। मतलब अगर कोई कॉलोनी का है तो पूरी डिटेल
आधार नंबर डालते ही निकल ही आएगी कि इसका मामला क्या है, ज़मीन काय की थी, कृषि की है, किसकी नहीं है। तो कोई भी आदमी अगर किसी कॉलोनी का मामला होगा तो तत्काल उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। उसको लेकर आधार कार्ड बनाए। क्या साहब? जी बिल्कुल, नाम ही आधार दिया गया है, मतलब आप समझ सकते हैं कि उस ज़मीन का अस्तित्व क्या है, उस कॉलोनी का अस्तित्व का, उस कॉलोनी का वाकई आधार है या नहीं, जो आपको ऊंचे सपने दिखाकर जो है बेची जा रही हैगी। इसके अंदर प्लाट की जानकारी रहेगी, कॉलोनी की मंजूरियों की जानकारी रहेगी, जितनी भी मंजूरियाँ रेरा से लेकर नगर निगम तक अगर सीमा में है तो नगर निगम तक की मंजूरी, ग्रामीण इलाके में है तो ग्रामीण टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की मंजूरियाँ, सब की जानकारी जो है इस आधार कार्ड में रहेगी। और आपको बता दूं कि इस आधार कार्ड की सबसे अच्छी खूबी ये है कि शहर और ग्रामीण में काटी जाने वाली कॉलोनियों के लिए नियम एक ही रखा गया है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं है। आप आधार नंबर डालिए, कॉलोनी की आप जन्म कुंडली आपके सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि वाकई इस कॉलोनी का कितना आधार है। अब एक जानकारी और आपको देता हूं मैं। इंदौर की अनन्या पांडे जो हैं वो उड़ीसा में राज्यपाल की एडीसी नियुक्त हुई हैं। ये इंदौर की बेटी है और इंदौर के लिए गौरव की बात है। निश्चित रूप से बधाई दी जानी चाहिए। इंदौर की एक बेटी ने बड़ा गौरव प्राप्त किया और मैं सोचता हूँ शायद एडीसी पर किसी राज्यपाल के पास में किसी महिला की पहली नियुक्ति का मामला भी सामने आया है। तो बधाई के पात्र हैं वो। हम दोपहर न्यूज़ की तरफ से भी उन्हें बधाई। अब एक खबर और जिस पर हम बात कर लेते हैं। अंततः सराफा चाट चौपाटी का मामला जो है वो पहुँच गया है उच्च न्यायालय की दरवाजे पर। अब माना जाए कि इस पूरे मामले में जो खींचतान हुई है, नगर निगम में आपको याद होगा कि अधिकारियों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, बहुत विवाद था इस पर। और उसके बाद में हुआ ये कि अंततः अब चाट चौपाटी जो है हाई कोर्ट में लगेगी जाके। तो पूरी चाट चौपाटी के साथ में मामला पहुंचा है। अब देखते हैं क्या है साहब ये। जी बिल्कुल, सराफा चौपाटी के मामले में कहा जा रहा था सिर्फ परंपरागत दुकानों को ही लगने दिया जाए। सुरक्षा के लिहाज से जो है दुकानों, यहाँ लगने वाली दुकानों पर कैंची चलाई गई और वही दुकानें तय की गई जो परंपरागत हैं। परंपरागत की आड़ में जो नियम कायदे नगर निगम ने बनाए थे, इसको बड़ा समझने वाली बात है कि चौपाटी में दुकानें लगवाने के लिए सब मंजूरी देने को तैयार हैं, पर कागज़ पर कोई साइन करने को तैयार नहीं है। चाहे वो महापौर हो, चाहे वो MIC सदस्य हो या बात करने के अफसर हों, सबको पता है कि ये मामला कोर्ट में जाना तय था। इसलिए जब उन 70 दुकानों की सूची बनाई गई थी तब किसी ने दस्तखत नहीं किए। बाद में 11 दुकानें और बढ़ा दी गई तब किसी ने दस्तखत नहीं किए। तय हुआ था कि जो दुकानें 5 से 6 साल पुरानी हैं उन सबको जगह दी जाएगी। अब 5 से 6 साल पुरानी में तो इतनी जगह दुकानें हैं वहाँ पर जो करीब लगी रही है। अब परंपरागत का जो तमगे की बात करते थे वो एक तरफ खूंटी पर टांग दिया गया, वहाँ पर वे सारी दुकानें लग रही है, नाम परंपरागत का दे दिया। आज भी आप चौपाटी में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पनीर सिकता हुआ मिल जाएगा। कब परंपरागत पनीर सिकता हुआ जो हम लोग खाते थे। हम बात कर लेते हैं कि कौन चौट कब खाया जाता था। सराफा चौपाटी को परंपरागत तो नहीं कहा जा सकता मालवा के अंदर। इन दुकानों को लेकर यही विसंगतियाँ थी कि किसी अफसर ने यहाँ पर कोई किसी सूची पर अपनी अंतिम मुहर नहीं लगाई। अब बात वहीं आ गई है, जो लोग रह गए सूची पर सवाल उठा कि सराफा का चौपाटी के अध्यक्ष राम गुप्ता ने मनमानी किए, अपने वालों को जो दुकानें में सूची में नाम लिखा दिए, बाकी लोगों को बेघर कर दिया गया। अब जिन लोगों को रोजगार चले गए हैं उन्होंने नगर निगम के चक्कर लगा के थक चुके हैं, महापौर के घर जाकर थक चुके हैं, राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान के गुड्डू के घर जाकर थक चुके हैं। अब उन्हें सही रास्ता मिला है कि क्यों ना कोर्ट का दरवाजा खटखटा जाए। जिला न्यायालय में याचिका लगा दी गई है कि यहाँ पर जिन दुकानों को जगह दी गई है उस मान से बाकी दुकानदार भी वह पात्रता रखते हैं, क्यों उन्हें जगह नहीं दी जा रही है। मामला अभी लोअर कोर्ट में गया है, आगे जो है हाई कोर्ट में भी जाने को तैयार है। यही डर जो था, इस वजह से कोई साइन करने को तैयार नहीं था और मामला वहाँ पहुँच ही गया जिसकी संभावना थी। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लें। पत्रिका में एक खबर है, आपको याद होगा शहर के 50 चौराहों पर पहले से ही जो है कैमरे लगाए जाने को लेकर मार रोज़ चालान बन रहे हैं धड़ल्ले से और करोड़ों रुपया लेने का हो गया है, कोई वसूली नहीं हो पा रही। अब 35 नए चौराहों पर और जो है कैमरे लगाए जाएंगे ताकि और भी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, चाक चौबंद व्यवस्था कर दी जाएगी। कोई भी आदमी जो है अगर कानून तोड़ेगा तो वो तुरंत नज़र में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका चालान बन जाएगा। बहुत सारे चालान वसूली के पड़े 2-2 साल हो गए जिन पर वसूली नहीं हो पा रही। वो तो रास्ते में कहीं आप फंस जाओ, पकड़ में आ गए आप, तो फिर बात अलग है कि आपका चालान की वसूली हो जाएगी। पर नए सिरे से टेंडर जारी हुए हैं क्या साहब ये? जी बिल्कुल, ITMS की बात की जा रही है। चौराहों पर कैमरे लगाकर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर नज़र रखी जाती है, उनके चालान बनाए जाते हैं, मोबाइल पर सूचना दी जाती है और ये वो चालान है जो एक बार जनरेट होने के बाद में किसी की भी सिफारिश पर ख़त्म नहीं होते हैंगे। 1 महीने तक इंतज़ार किया जाता है। अगर आपने रेट से जो है बिना हेलमेट गाड़ी चलाई 300 रुपये का चालान है, 1 महीने तक आपने नहीं भरा तो 1000 रुपये का हो जाएगा, कोर्ट चला जाएगा। उसके बाद में जो कोर्ट में आपको जाके भरना है। बात तो यहाँ तक आ गई। शहर के 50 चौराहे पर स्मार्ट सिटी से
जो ये है कैमरे लगाकर ITMS का सिस्टम लगाना का तय हुआ था। अब चूंकि स्मार्ट सिटी की हालत आप समझ सकते हैं, इस शहर की हालत ये हो गई, स्मार्ट सिटी कंगाल हो चुकी है। स्मार्ट सिटी के पास पैसा बचा नहीं है, इसलिए स्मार्ट सिटी जो है पूरे 50 चौराहे तो ठीक है, 25 चौराहे पे भी जो है कैमरे नहीं लगा पाई। 18 चौराहों पर स्मार्ट सिटी के लगाए कैमरे चल रहे हैं। हालांकि ये कैमरे जो हैं 50 पे भी भारी पड़ रहे हैं। इनसे जितने चालान बना दिए गए हैं कि चालानों का पहाड़ खड़ा हो गया है। वसूली हो ना हो विषय अलग है। एक बार आप ट्रैफिक पुलिस के साथ में आ गए तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी का नंबर डालते ही उन चालानों की लिस्ट आपके सामने कर देती है। फिर आप जी हजूरी करिए, आपके जितने चालान उसमें से जितने पे वो रियायत दे दे कि इतने का भर के आप आज तो छूट जाइए, अगली आप देखिए। ये तो 18 चौराहों पर आपको जी हजूरी करनी पड़ रही है, 50 चौराहों पर लगना बाकी है और 35 के नए टेंडर कर दिए हैं जो PPP मॉडल पर लगाए जाएंगे। अब समझ में आ गया स्मार्ट सिटी को कि हमारे बस का बचा नहीं है, तो PPP मॉडल पर ही आ जाते हैं। चप्पे चप्पे बिल्कुल तैनात मिलेगी आपको कैमरे से। पर आप चिंता मत करिए, आपके चालान के बाद गाड़ी आप अगर पकड़ में आ गए तो बात अलग है, नहीं आए तो उम्र पूरी निकल जाएगी तो भी चालान आपके पास तक बस आपको तकलीफ वही होगी जब आप गाड़ी बेचेंगे और ट्रांसफर कराने जाएंगे, तब आपको सारे चालान भरना पड़ेगा। हालांकि तब तक आपकी गाड़ी की कीमत इतनी नहीं बचेगी जितने का चालान हो चुका होगा। बहुत सारी जगह पे किस्से सुनने को मिलते हैं, गाड़ी बिक रही 20,000 में, चालान 50,000 के, तो उन्होंने दोनों ही काम मत करो, पढ़े रहते ऑफिस को ऐसे ही चलाते रहेंगे अपन। तो ये तो थी खबरें शहर से जुड़ी हुई। अब हम कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के व्यापार की जानकारी आपको देते हैं। आज शेयर बाजार फिर टूट गया। शेयर बाजार पे इतना भ्रम की स्थिति बन गई कि शेयर बाजार खड़ा नहीं हो पा रहा है। दूसरा, मई महीने में 55,000 करोड़ रुपए निवेशक निकाल के विदेशी निवेशक ले गए। ये और रुपए की कमर भी तोड़ रहे हैं और बाजार की कमर भी विदेशी निवेशक लगातार तोड़ रहे हैं। रुपया जरूर 10-20 पैसे सुधरा है, तो 95 रुपये 2 पैसे पे आकर रुपया थोड़ा सा सुधरा है। कच्चा तेल यथावत बना हुआ है, कच्चे तेल के भाव में कोई चेंज नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गिरे, वही 90 और 100 डॉलर के बीच में तेल झूल रहा है। राजस्थान सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए डीजल पर 7 रुपये कम करने का फैसला किया है। जो वेट लगाता था राजस्थान सरकार, तो 7 रुपये सस्ता हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? मध्य प्रदेश से निकलने वाले वाहन जो हैं वो सीधे उस साइड से निकला करेंगे, तो जाके इस साइड पे आके मतलब राजस्थान में जाके फिर डीजल भरवा लेंगे, क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश से डीजल बहुत सस्ता हो चुका रहेगा। नुकसान होगा जो लोग यहाँ डीजल पे बॉर्डर पे बेचने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा खबर, सबसे बड़ी खबर जिस पर लोगों की नज़र लगी, मानसून पे। मानसून पिछले 5 दिनों से सुपर एल नीनो के कारण श्रीलंका में अटका हुआ है, आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही मानसून धीरे धीरे वहीं कमज़ोर हो रहा है। अगर ये मानसून कमज़ोर हो गया तो जून की बारिश का तो आप मान लीजिए कि रोग आगे जो कोटा है 5-6 इंच का इंदौर का या आसपास के जो भी कोटे थोड़े बहुत वो पूरे हो जाएंगे। पर जुलाई और अगस्त में सुपर एल नीनो का जो प्रभाव आएगा वो औसत वर्षा भी नहीं होने देगा, ये माना जा रहा है। मौसम विभाग इसके बारे में पहले ही बता चुका है कि क्या स्थिति रहेगी। 73 साल में 16 बार केवल मानसून समय पे आया है। 3 बार सुपर एल नीनो के कारण मानसून की बुरी तरह से बिखराव देखा और औसत वर्षा भी नहीं देखने को मिली। 20 इंच बारिश के लिए भी कई क्षेत्र तरस गए। आज शाम को फिर आंधी तूफान के साथ माना जा रहा है कि बारिश होगी। प्री मानसून बारिश है, लगातार इसका दबाव बना रहेगा। आज कैबिनेट की बैठक थी भोपाल में, मोहन यादव जी की सरकार की। 48 लाख लोगों को जो तमाम ज़मीनों पर रह रहे हैं, जिनके पास कागज़ नहीं है, नोटरी है, जिनके रहा है सरकारी ज़मीन जो होगा, ऐसे 48 लाख लोगों को ज़मीनों पर रजिस्ट्री दी जा रही है। और इस पर 3,800 करोड़ रुपए का खर्च जो है ये निःशुल्क दी जाएगी। और 3,800 करोड़ का खर्च जो है रजिस्ट्री का वो सरकार उठाएगी। इससे 2 फायदे होंगे। जिन लोगों के पास रजिस्ट्री नहीं है, जो उस पर बसे हुए थे, उन सबको मकान पे लोन लेने के लिए तमाम सुविधाएं उस पर मिलने लगेगी। काम तो अच्छा है, पर निश्चित रूप से बहुत लंबे समय बाद ये काम होने की स्थिति बनी है। क्या फ़ायदा मिलेगा तो समय बताएगा। और यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू दिवाली से हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड जो चालू होना है वो दिवाली से लागू हो जाएगा। उसको लेकर 15 जून से तमाम लोगों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण खबरें थी जो आपको पहले पेज की जानकारी हमने दी। दोपहर की पहले पेज की खबरें थी। हमारा आग्रह है इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोपहर न्यूज़ के बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग आते हैं, आप चाहें तो भी देख सकते हैं। खबरें फटाफट वगैरह बहुत 7 मिनट के अंदर सारी खबरों की जानकारी हम इंदौर के उसमें देते हैं। तो हमारा आग्रह कृपया कर उसको लाइक ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।